हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। बच्चों, आज से हम लोग पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत का भूगोल ये जो टॉपिक है ये सेमेस्टर 6 के सिलेबस में है। अगर आप बीए सेमेस्टर 6 में हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, या अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं या फिर आपके किसी भी सिलेबस में, चाहे आप बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में भारत का भूगोल है तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली वीडियो होगी और शुरुआत आज ही से कर रहे हैं हम लोग। सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे थोड़ा सा भारत के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के प्राचीन नामकरण की। भारत का नाम समय समय पर बदलता रहा। आज भी भारत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो आज हमारे देश का नाम क्या है? भारत। प्राचीन काल से अब तक भारत अनेक नामों से पुकारा गया, ये सब आपको पता है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में जो विशाल उपमहाद्वीप था उसे भारतवर्ष के नाम से जानते थे। संभवतः भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा। अब ऐसा माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में एक भरत कबीला था। क्या था? भरत। जन का मतलब क्या होता है? एक कबीला। तो भरत नाम का एक कबीला था ऋग्वैदिक काल में, और उसी भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में ये वर्णन मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो ये भी याद रखिएगा, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र कौन थे? भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत मिलता है। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में ही मिलता है। भारत जम्बूद्वीप का दक्षिणी हिस्सा था। ठीक है, तो जम्बूद्वीप एक बहुत बड़ा पार्ट होता था जिसमें पूरा दक्षिण एशिया समाया हुआ था। उसका दक्षिणी हिस्सा भारत था। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यावर्त भी हुआ। मध्यकालीन इतिहास लेखक जैसे अरबी और फारसी इतिहासकारों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान कहा। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडस से हुई। तो यूनानियों ने हमको क्या कहा? इंडिया। और मध्यकालीन जो इतिहासकार हैं, चाहे अरबी हों, फारसी हों, उन्होंने हमको हिंदुस्तान कहा। अब हम लोग भारत के आकार और भौगोलिक स्थिति के बारे में जानते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी जितना भी विश्व में भौगोलिक क्षेत्र है, पूरे विश्व का 2.4% भारत है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। आप देख सकते हैं, ये चतुष्कोणीय आकृति है लगभग। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये उत्तर से दक्षिण विस्तार है और 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं कहाँ पे स्थित है। तो भारत जो है, मुख्य भूमि की बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। यानी समुद्री तट रेखा की बात हो रही है। तट कहाँ होता है? समुद्र के पास। तो अंडमान निकोबार और द्वीप समूह लक्षद्वीप को भी अगर ले लें तो भारत की कुल तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर, यानी 7517। ये तो जलीय सीमा हो गई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं लिखा होता है 15,200 किलोमीटर। तो ये
स्थलीय सीमा है 15,106 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर। और भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो एक रेखा तो ये हो गई, दो भागों में पृथ्वी को बांटती है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और एक रेखा ये हो गई। तो भारत जो है, अब मान लीजिए ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, और इधर दाएं तरफ वाला पूर्वी गोलार्ध है और बाएं तरफ वाला पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत इसमें स्थित है, यानी कि उत्तर में स्थित है और पूरब में। और यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ये देखिए, ये जो 8 डिग्री 4 मिनट है ये यहाँ से होकर गुजरता है, और ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है ये यहाँ से होकर गुजरता है। तो ये इसका उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी विस्तार है, उत्तर दक्षिण विस्तार है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। अब अगर पूर्व पश्चिम में इसका विस्तार देखें तो ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री, यहाँ 97 डिग्री होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो इसमें जो है थोड़ा सा ये, जैसे ये जो 37 डिग्री वाली रेखा ये यहाँ होनी चाहिए, और ये 8 डिग्री 4 मिनट ये यहाँ होनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें जो है प्रिंटिंग में थोड़ा गड़बड़ होगा, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। उत्तरी अक्षांश यहाँ होगी और पूर्वी देशांतर यहाँ होगा। ये इसका विस्तार हो गया। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात। तो यहाँ जो है कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक उत्तरी दक्षिणी विस्तार हो गया, और फिर पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक ये पूरा विस्तार हो गया। अब भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूरब, उत्तर पश्चिम ये हो गया, उत्तर ये हो गया, और उत्तर पूरब ये हो गया। तो उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूरब में मोड़दार पर्वत पाया जाता है, यानी हिमालय पाया जाता है, जबकि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो ये जो दक्षिण है ये प्रायद्वीपीय है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता चला गया है। तो आप देखेंगे तो ये उत्तर में जैसे जैसे जाएगा ये चौड़ा होता जाता है, और 22 डिग्री से जैसे नीचे आएंगे तो ये सकरा हो जाता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं भारत नीचे धीरे धीरे पतला होता जाता है, यानी सकरा होता जाता है, और उत्तर में अगर जाएंगे तो चौड़ा होता जाता है। भारत पूरब में बंगाल की खाड़ी, ये देखिए, और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग किया जाता है। तो जो हिमालय पर्वत है यहाँ पे, ये एशिया की मुख्य भूमि से भारत अलग हो जाता है। अब ये भी जान लीजिए, गहराई मापने की इकाई फ़ैदम होती है। 1 फ़ैदम बराबर 6 फुट। जैसे समुद्र में जब गहराई नापते हैं तो मीटर किलोमीटर में नहीं, फ़ैदम में नापते हैं। तो 1 फ़ैदम बराबर 6 फुट, और 1 मानक मील बराबर 1.58 किलोमीटर। जैसे हम कहते हैं ना मीलों चले जाते हैं, तो 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.584 किलोमीटर। लेकिन समुद्र में 1 मील बराबर 1.824 किलोमीटर। ठीक है, समुद्री मील अलग होता है, और सिंपल जो हम लोग सड़कों पे यूज़ करते हैं 1 मील, वो अलग होता है।
अब भारत के सुदूरतम बिंदु के बारे में देखते हैं। सबसे उत्तर में उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? मुख्य भूमि से दूर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप में कौन सा दक्षिणतम बिंदु स्थित है? इंदिरा पॉइंट, इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। और उत्तर में इंदिरा कॉल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर सबसे पश्चिमी बिंदु कहें तो गुहार मोती है, जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथू, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब प्रशासनिक अंचल की बात करें तो भारत को कुल 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, और 6 अंचलों में यानी 6 भागों में बांटा गया है। हालांकि ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, आप इसको एक बार अपडेट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस समय शायद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ये आप पे मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये नोट्स में पुराना डाटा दिया हो। राज्य टूटते और बनते रहते हैं। तो जो है कि मैंने कहा कि पूरे राज्य को और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 अंचलों में बांटा गया है। पूर्वी अंचल की बात करें तो इसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सब राज्य आ जाते हैं, जैसे ये पूर्वी अंचल है। ऐसे ही पश्चिमी अंचल की बात करें यानी वेस्ट जोन की बात करें तो इसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादरा एवं नागर हवेली ये पश्चिमी जोन है, यानी इसमें इतने राज्य आते हैं। ऐसे ही उत्तरी अंचल की बात करें तो इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली ये नॉर्थ जोन है, यानी उत्तरी अंचल है। दक्षिणी अंचल की बात करें तो इसमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी ये दक्षिणी अंचल है। अब मध्यवर्ती अंचल, इसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आते हैं। मध्यवर्ती अंचल में कौन कौन आता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। एक पूर्वोत्तर अंचल है, इसमें ये सारे राज्य आ जाते हैं जो पूर्वोत्तर में हैं, जैसे असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ये टोटल 6 अंचल हैं। उत्तरी अंचल यानी नॉर्थ जोन, दक्षिणी अंचल, पश्चिमी अंचल, पूर्वी अंचल, मध्य अंचल यानी मध्यवर्ती अंचल और पूर्वोत्तर अंचल। 6 अंचल हैं जिसमें पूरे राज्यों को बांटा गया है। अब भारतीय मानक समय के बारे में देखते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST लगभग 30 डिग्री के देशांतरीय विस्तार के कारण देश को 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है। यानी हमारे यहाँ देशांतरीय विस्तार कितना है? 30 डिग्री वाला है। अब ये देखिए 68 डिग्री से शुरू होता है और 97 डिग्री तक जाता है। तो 97 में से अगर 68 हम घटाएंगे तो लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट अगर देखें तो 29 पॉइंट कुछ आएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत फैला हुआ है पूरब से पश्चिम में। तो अगर इसको घटाएंगे 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटाएंगे तो लगभग 29 करके कुछ आएगा, लगभग 30 मान के सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का विस्तार, इसमें कितनी देशांतरीय रेखाएं हैं? 30 देशांतरीय रेखाएं, तो वही है 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। और पूरब से पश्चिम ये तो हो गया, ऐसे ही उत्तर से दक्षिण भी देखेंगे तब भी उतना ही आएगा, लगभग 30। और हमारे यहाँ की मानक यामोत्तर रेखा कौन सी है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको भारतीय मानक समय रेखा कहा गया है, जो 82 डिग्री 30 मिनट है ये वाली रेखा। और ये कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर
ज़िले से, कहीं कहीं लिखा होता है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर जाती है, और ऑप्शन में अगर इलाहाबाद का नैनी मिलता है तो वो भी सही होगा। और कितने राज्यों से होकर जाती है ये भारतीय मानक रेखा, भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से? तो 5 राज्यों से। अब इसमें जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से ये मानक समय रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, ये तो आपको पता ही होगा। परंतु अब देखिए, ये मैंने कहा था कि हमारे यहाँ जो देशांतरीय विस्तार है वो 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से लेकर पूर्व से पश्चिम तक लेकर इसमें लगभग 30 देशांतरीय रेखाएं ऐसे ऐसे गुजरती हैं। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो हमारे देश में 2 रेखाएं हो सकती हैं, 2 मानक समय रेखाएं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर हम 2 मानक समय रेखाएं बना देंगे तो समस्या आ जाएगी। इसलिए 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक या मित्र के रूप में मानकर लिया गया है। अब अगर 2 समय रेखा बना देंगे तो आधे देश का समय अलग चलेगा और आधे देश का समय अलग चलेगा। यानी अगर कहीं 2 बज रहे हैं तो दूसरे हिस्से में 4 बजेगा। तो इसलिए जो है एक ऐसा रेखा चुना गया है जो एकदम भारत के बीच से होकर गुजरे। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा कहा गया है। तो हमारे देश में एक ही मानक समय रेखा है, जबकि विश्व के अलग अलग देशों में आपसी समझ के तहत मानक या मित्र को 30 डिग्री 30 मिनट 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। यही कारण है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी या उत्तर को भारत का मानक या उत्तर माना गया है। ये छोड़ दीजिए, ये आप नहीं समझ पाएंगे, बस ये जानिए 82 डिग्री 30 मिनट भारत का मानक समय रेखा है। और अगर रूस की बात करें तो रूस में 11 समय रेखा है। जैसे भारत में एक ही है लेकिन रूस में 11 है। यूएसए में 7 है। यूएस में कितने समय रेखा हैं? 7। और चीन में भी 3 है। तो ये भी जानिए, भारत में एक ही है। अब एक चीज़ है कर्क रेखा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसी को कर्क रेखा कहते हैं, और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और इधर ये मानक समय रेखा है। और दोनों कहाँ पे काटती हैं एक दूसरे को? छत्तीसगढ़ राज्य में। यानी कर्क रेखा और भारतीय समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों को छत्तीसगढ़ में काटती हैं, क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। ये भी पूछा गया है कई बार। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। जैसे भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, जैसे हिंद महासागर। तो हिंद महासागर हिंद के नाम पर पड़ा है, यानी कि भारत एकमात्र ही ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी समुद्र यानी महासागर का नाम पड़ गया है। फिर इधर देखते हैं तो पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे आके मिलते हैं? नीलगिरी में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं एक दूसरे से? यहाँ पे आप देखिए नीलगिरी की पहाड़ियों में। ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, और दोनों नीलगिरी में आकर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे छोटा लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और सबसे छोटा लक्षद्वीप। फिर यहाँ पे एक और बात आती है,
7 बहनों की बात होती है, तो 7 बहनों में कौन कौन से राज्य हैं? जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वही 7 बहनों के राज्य कहे जाते हैं, जिसमें जैसे मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सारे जो राज्य हैं ये 7 बहनें कही जाती हैं, इनको 7 बहन कहते हैं। और यहाँ पे खंबात की खाड़ी है, दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी। तो ये देखिए, ये दीव है और ये दमन है और इनके बीच खंबात की खाड़ी है, यहाँ पे दिखाया गया है। यही है खंबात की खाड़ी, ठीक है। ये है भारत का नक्शा, ये गुजरात वाला पार्ट है, ऐसे ये इसी को बड़ा करके दिखा दिया गया है। और यही खंबात की खाड़ी दमन और दीव के बीच। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। और जो उत्तर पूर्वी 7 बहनों की बात हुई थी, तो उसमें यही सारे राज्य हैं, यहाँ पे देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये 7 बहनें कही जाती हैं। अब सीमाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमाएं जो हैं सर्वाधिक राज्यों से लगती हैं। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है और कुल 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश से उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल 9 राज्यों से सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बीच में उत्तर प्रदेश है और इसकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं। तो सबसे पहले यहाँ हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो ये हो गए टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तो इतने राज्य हैं जिनसे उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोनभद्र है और ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। उत्तर प्रदेश से संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी मानचित्र में कौन कौन से राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। और 20 राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड मतलब स्थल रुद्ध हैं, यानी कि इनकी सीमाएं समुद्र को नहीं टच करती हैं। स्थल रुद्ध देश वे होते हैं या स्थल रुद्ध राज्य वे होते हैं जिनकी सीमाएं समुद्र को टच नहीं करती हैं। तो भारत में कुल 20 राज्य हैं। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड ऐसे हैं जिनकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी नहीं टच करती हैं। ध्यान दीजिए, 20 राज्य तो ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध हैं, यानी कि जिनकी सीमाएं समुद्र को यानी जल को नहीं टच करती हैं, और इन्हीं में से 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी अंतर्राष्ट्रीय देश से भी सीमा नहीं बनाते हैं। अब समुद्री तटरेखा और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो भारत में 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से टच करती हैं। जैसे सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है गुजरात, ये सबसे लंबी समुद्री रेखा यानी तटरेखा बनाता है। ये देखिए पूरा ऐसे ऐसे करके समुद्री तटरेखा वाला राज्य सबसे बड़ा गुजरात है। फिर अगर आप देखें तो गोवा, ये सबसे कम तटरेखा बनाता है समुद्र से। अगर हम राज्यों की बात करें
तो समुद्री तट रेखा वाले राज्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक 4 हो गए, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। तो टोटल 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के मतलब ऐसे राज्य हैं जो समुद्रों से सीमा बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य ऐसे हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन एवं दीव और पुदुचेरी। ठीक है, तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हो गए? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, दूसरा लक्षद्वीप हो गया, तीसरा दमन एवं दीव हो गया और चौथा पुदुचेरी। अब एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में स्थित है, मतलब 3 राज्यों में फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, यनम ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। तो यनम किसका हिस्सा है? पुदुचेरी का हिस्सा, और ये आंध्र प्रदेश में है। कराईकल तमिलनाडु में है और ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। माहे केरल में है और ये भी पुदुचेरी का हिस्सा है। और मूल पुदुचेरी तो तमिलनाडु में है ही। तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जो पुदुचेरी से संबंधित हैं लेकिन अलग अलग राज्यों में हैं, यनम, माहे, कराईकल। तो माहे हो गया केरल में, यनम हो गया आंध्र प्रदेश में और कराईकल हो गया तमिलनाडु। ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको सम्मिलित रूप से पुदुचेरी का हिस्सा माना जाता है, लेकिन ये अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दिल्ली से संलग्न हरियाणा, दिल्ली से संलग्न राज्य, तो यहाँ पे बेसिकली बात होती है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। कौन कौन से ज़िले जो हैं वो दिल्ली को टच करते हैं या एनसीआर में शामिल हैं? तो बहुत सारे ज़िले हरियाणा के भी शामिल हैं, बहुत सारे उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के भी कुछ ज़िले हैं। जैसे अगर बात करें तो ये सब ज़िले हरियाणा के हैं जो एनसीआर में हैं, यानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में ये शामिल हैं। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, महेंद्रगढ़, जिंद, करनाल, ये सारे जो है ये एनसीआर में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई ज़िले आते हैं। जैसे एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले आते हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर। ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं जो एनसीआर में शामिल हैं। राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं, अलवर और भरतपुर। राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती, किंतु उसके 2 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं, नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल हैं। तो ये रहा भारत का सामान्य परिचय। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। जैसे अभी पड़ोसी देश और उनसे सटे राज्य, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर ज़रूर करें।